Hello everyone. Today I am going to teach class 8 student the role of the Indian Constitution, that is unit 1. So before starting this chapter, I would like to tell you, if the video is helpful to you, give a thumbs up and do share with your friends and subscribe to our channel. So I am Vivekanand English Public School. So without wasting your time, let's get start the video. So role of the Constitution. चैप्टर का नेम है, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे और क्या चैप्टर के नेम से बताया जा रहा है, चैप्टर समझाया जा रहा है, हम उस हिसाब से चलेंगे. तो रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है हम उसको पहले जानेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि लॉज क्या होते हैं और रूल्स क्या होते हैं. तो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में है, सिमिलरली सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक फुटबॉल टीम, लॉज आर रिक्वायर्ड टू गवर्न द सोसाइटी. अब यहाँ पे फुटबॉल का एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि हम लोग जब फुटबॉल खेलते हैं तो ये फुट मतलब पैर से हम लोग खेलते हैं. अगर हम लोग कभी भी हैंड से अगर टच कर देंगे फुटबॉल को तो वो क्या होगा, फाउल मान दिया जाएगा. तो सिमिलरली ऐसे ही अगर सिमिलरली अ सोसाइटी ऑल्सो लाइक अ फुटबॉल टीम, क्या है, फुटबॉल टीम जैसी है. लॉज आर रिक्वायर्ड टू गवर्न द सोसाइटी. लॉज क्या है, रिक्वायर्ड, मतलब लॉज अगर नहीं होंगे तो सोसाइटी नहीं चल पाएगी. क्योंकि अगर कोई सोसाइटी में अमीर गरीब जाति पाति जो भी होते हैं, अगर उस हिसाब से लोग रहने लगे, जाति भेदभाव को मानने लगे, तो क्या होगा, कोई भी किसी को तंग करेगा, किसी को भी परेशान करेगा. अगर हमारे पास लॉज है, हमारा अधिकार है कि कोई हमें तंग ना कर सके, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंप्लेन करेंगे किसी को. तो इसीलिए लॉज क्या है, रिक्वायर्ड है टू गवर्न द सोसाइटी. सोसाइटी को चलाने के लिए क्या है, लॉज रिक्वायर्ड है. अब चलो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझते हैं. इंट्रोडक्शन में हम समझ दें कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. बेसिकली इसमें लॉज के बारे में बताया जा रहा है और सोसाइटी कैसे चलती है, हमारी कंट्री कैसे चलती है उसके बारे में बताया जा रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ रिटन सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स. ये क्या है, रिटन सेट है, पूरे लॉज और रूल्स उसमें लिखे गए, विच इज़ ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रांट किए गए. इसको बनाए हैं बहुत सारी टीम्स मिलकर के, लेकिन चलो पहले बाद में बात करते हैं. ये आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा लंबा है पूरे विश्व में. कैसे है, क्योंकि 395 आर्टिकल्स है इसमें. ये पहले के थे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे. लेकिन अब जाकर के अब थोड़े और कुछ एडअप हो गए, 488 आर्टिकल्स हो गए, 448 आर्टिकल्स हो गए, 25 पार्ट्स हो गए और 12 शेड्यूल्स हो गए. सो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है और कैसे ये बना है. क्योंकि इतने बड़े आर्टिकल्स है उसमें, इतने ज़्यादा पार्ट्स है और इतने शेड्यूल्स है, तो एक आदमी एक जन तो बना नहीं सकता, इसमें बहुत कोई का रोल होगा. तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उन्हीं के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था. ऑलराइट, और बहुत सारे लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनका रोल है. हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ गए. अब हम लोग ये जानेंगे कि नीड फॉर द लॉ. हम लोग लॉ के बारे में कब पढ़े थे, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें हम लोग लॉ के बारे में बताया था. मैंने बताया था कि लॉज क्या होते हैं. अब हम लोग ये समझेंगे कि नीड फॉर द लॉ, आखिर लॉज की ज़रूरत क्यों है, कानून क्यों चाहिए हमें. हम जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, हमें कौन कोई रोकेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्योंकि हम जिस तरह से किसी को अगर एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये हमारा अधिकार नहीं है, उसका भी अधिकार है कि वो हमें एक्सप्लॉइट कर सके. लेकिन ऐसा नहीं होता है. लॉज की ज़रूरत अब हमें क्यों है, हम ये जानते हैं. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पहले ही बता दिया था अपने स्पीच में, जो कि उन्होंने दिया था 14 अगस्त मिडनाइट को, मतलब 14 अगस्त के मिडनाइट को दिया था. वो कि जो स्पीच था वो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी था. ये आप अभी क्लास 8 में नहीं पढ़ोगे, ये आप अगर क्लास 10th के बाद जो 11th में अगर आप आर्ट्स लोगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि उन्होंने वो जब स्पीच दिए थे ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, उसमें उन्होंने बताया था कि हम जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को लेके चलेंगे. क्या चलेंगे, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को लेके चलेंगे. अब क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि पहले से ही आफ्टर 1857 में, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हमने देखा था कि अंग्रेज़ों ने आकर के उस टाइम में सबसे पहले आंदोलन हुआ था, हम लोग अंग्रेज़ के खिलाफ आंदोलन किए थे. दूसरी बार 200 साल
तक हम लोग को कौन राज किया था, हम लोग के ऊपर कौन राज किया था, ब्रिटिश सरकार राज की थी। तो हम लोग एक अंडर में, हम लोग एक गुलाम की तरह जीना सीख लिए थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि अब हम लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म लाए, मतलब सबको अधिकार हो कि वो वोट कर सके, वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सके। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू है जो 2 गोल्स लेके आए थे। पहला वेलफेयर, कि सबके भलाई के लिए हम लोग काम करेंगे। दूसरा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रहेगी। अगर किसी की सरकार हमें नहीं पसंद है, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस फॉर्म को हटा देंगे। ये हमारा सिंपल सा मोटो है। इसीलिए इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हम वोट्स दे सकते हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, क्या है, ओके। सो पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन। यहाँ के जो लोग हैं वो डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। जस्ट लाइक कोई है ना हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख और ईसाई है, और भी बहुत सारे धर्म। तो कल्चर एंड कास्ट ऑल्सो देयर, एस्पिरेशन एज वेल एज नीड आर डिफरेंट, नीड्स आर डिफरेंट। तो पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। लोग क्या है, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से। उनकी कल्चर अलग अलग, कोई किसी की परंपरा कुछ अलग है। तो एंड द कास्ट एंड ऑल्सो देयर एस्पिरेशन, सबसे बड़ी बात है कि उनकी कास्ट भी, जाति भी अलग है, और उनके जो एस्पिरेशन कि हम अपने लाइफ में कुछ करेंगे। हमें अगर कोई मोची का बेटा है तो वो मोची तो नहीं बनेगा, ज़रूरी तो ऐसा नहीं है। या फिर कोई नाई का बेटा है तो वो नाई तो नहीं बनेगा, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं ना है। लेकिन अगर ये मोनार्की होती या फिर कोई और अदर डिक्टेटरशिप होती तो उसमें क्या होता, उसको वही करना होता, क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है, ये हिरार्की चली आ रही है उसके फैमिली से, कि उसके फैमिली में लोग अगर मोची है तो वो बेटा भी मोची बनेगा, नाई है तो नाई बनेगा। जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है, अगर वो शेड्यूल कास्ट है तो उसी जाति को लेकर के वो चलते ही रहेगा। लेकिन अब तो नहीं है, हम अपने धर्म को भी बदल सकते हैं, अपने कास्ट को भी बदल सकते हैं। तो कास्ट एंड ऑल्सो देयर एस्पिरेशन, उसकी जो एस्पिरेशंस भी है वो भी अलग है। एज वेल एज नीड्स आर डिफरेंट, हमारी नीड्स भी, जो हमारी क्या ज़रूरत है वो भी डिफरेंट है, अलग अलग है। सेकेंड पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। So that to maintain the order in the society, ensure welfare of the people, लॉज इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें मेंटेन करना है, सोसाइटी को एक अच्छी तरीके से चलाना है, क्योंकि घोच पोच करके तो नहीं चलना है हम लोग को मेंटेन से एक ऑर्डर की तरह चलना है। इंश्योर वेलफेयर, हमें वेलफेयर भी देखना है कि ऐसा नहीं हो कि मेरा भला हो रहा है और उसका नहीं हो रहा है, या फिर उसका भला हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है। तो ये वेलफेयर को भी लेके चलना है फॉर ऑफ द पीपल, किसके लिए, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है जो कि टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉज ट्रीट एवरीवन इक्वल। लॉज जो है सबको बराबर में रखता है, किसी को कोई बड़ा या छोटा नहीं रखता है, वो सबको बराबर में रखता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, वो कास्ट को भी नहीं देखता है। जेंडर, रिलीजन एंड वेल्थ, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, या फिर वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो रिलीजन से, या फिर वो दुसाद चमार कुछ भी हो, उस चीज़ को नहीं देखता है। कौन, लॉज नहीं देखते हैं। लॉज सबके लिए इक्वल है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि फुटबॉल टीम जैसे चलती है, फुटबॉल में जैसे एक गेम एक जैसे लॉज की रिक्वायर्ड है, वैसे एक सोसाइटी को भी लॉज की क्या है, ज़रूरत है। सेकेंड हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉज एंड रूल्स दैट इज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रांट की हुई है। तीसरा हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या, पूरे वर्ल्ड में। 355 आर्टिकल्स देखे हम लोग, 448 आर्टिकल्स देखने। उसके बाद हमने देखा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। हमने नीड्स फॉर द लॉ, क्या ज़रूरत क्या है वो देखा। इंडिया से इंडिया के बारे में समझा कि इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो रही है, राइज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल, जो लोग के बीच में दरार आ रही है, संघर्ष कर रहे हैं लोग, तो उस चीज़ के लिए हमें लॉज की ज़रूरत है ना, किसी के साथ कोई गलत ना हो। हम लोग ने ये भी देखा कि मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, इंश्योर करने के लिए वेलफेयर को। सबसे लास्ट पॉइंट हमने देखा कि जो लॉज है वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। लॉज जो है इक्वली ट्रीट करता है, हमने ये भी देखा
तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है और आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, या फिर आप इसमें कुछ चेंजेस भी चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग अपना थर्ड टॉपिक, दैट इज़ लेजिस्टिमेसी ऑफ लॉज। लॉज की विविधता मतलब सच्चाई। आखिर लॉज जो हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में और कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, तो उसकी सच्चाई, वो कैसे रन करता है, वो कैसे चलता है, उसकी सच्चाई है क्या। एज वी नो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है किसका, लॉज का जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉज है। ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव वैलिडिटी मान्यता और लेजिस्टिमेसी टू द लॉज। अब यहाँ देखो लेजिस्टिमेसी का जो मतलब है यहाँ पूरी तरह से साफ हो जाएगा। कैसे होगा कि विविधता मतलब वैलिडिटी मान्यता, ठीक है, और विविधता मतलब सच्चाई, लेजिस्टिमेसी ऑफ टू द लॉज, सच्चाई क्या है लॉज की, यहाँ पे क्लियर हो गया है। फिर से मैं समझा देती हूँ। पॉइंट 1 जो है, ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव वैलिडिटी, सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही वैलिडिटी मतलब मान्यता दे सकता है और या फिर लेजिस्टिमेसी टू द लॉ, सच्चाई बता सकता है लॉज की। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, मैनी पीपल सफर ड्यू टू अनजस्ट सोशल प्रैक्टिसेस। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं डे बाय डे, किससे, सोशल प्रैक्टिसेस से। सोशल प्रैक्टिसेस लाइक कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी। अब तो ख़त्म हो गया है अभी जो 21st सेंचुरी है, लेकिन इन 20th सेंचुरी, इनफैक्ट इन 19th सेंचुरी और उससे पीछे हम जितना देखेंगे तो उस टाइम में क्या है चल रहा था हमारा कास्ट सिस्टम। क्या छुआछूत की बीमारी चल रही थी, सॉरी कास्ट सिस्टम का मतलब नहीं, कास्ट जाति प्रथा चल रही थी, और अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत की बीमारी। तो क्या ये क्या था, लोग अपने मन से अपनी आइडियोलॉजी बना लिए थे कि ये दुसाध है, ये डोम है तो हमारे घर नहीं आ सकता। ये क्या था, लोग की मेंटालिटी थी। इस चीज़ को अब खत्म कर दिया गया। सो मैनी पीपल सफ़र ड्यू टू अनजस्ट सोशल प्रैक्टिस। बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं सोशल प्रैक्टिस से, अनजस्ट सोशल प्रैक्टिस से, लाइक कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी, ये दोनों से। जो थर्ड पॉइंट है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पास सेवरल लॉज। इंडियन गवर्नमेंट जो है अब कुछ लॉज को पास कर दी है, मतलब 21st सेंचुरी में, ये तो 20th सेंचुरी में ही पास हुआ, सॉरी, टू इंश्योर पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अचीव देयर गोल्स। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज को पास किया है ताकि ये इंश्योर कर सके पॉलिटिकल जस्टिस, यहाँ पे एक जो राजनीतिक एक न्याय जो हो रहा है वो होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, हर कोई को एक इक्वालिटी मिलनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, और क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने गोल्स को, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। तो ये लॉज क्या थे वो देखो, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यहाँ पे 1961 को ये आया था, ये एक्ट लग गया था। ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या है, तो डॉरी मतलब जो दहेज होती है, दहेज प्रथा, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाई। जो डॉरी प्रोहिबिशन जो है दहेज प्रथा जो है वो 1961 में जो एक्ट है वो लग गया था। डॉरी ये है जो दहेज प्रथा, वो ये है कि जब लड़कियों का शादी होता था तो उनके फादर जो है उनको क्या करते थे, गिफ्ट देते थे, कुछ सामान देते थे। जो कौन एक्सेप्ट करता था, जो लड़का होता था वो एक्सेप्ट करता था। लेकिन इसकी वजह से क्या होने लगा, डे बाय डे लोग इसका डिमांड करने लगे थे। अब तो फादर क्या है अपनी खुशी से देते, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको देना ही देना है। अगर कोई फादर चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन अगर वो कैपेबल नहीं है देने के लिए, अगर वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते तो वो कैसे देंगे, नहीं दे सकते। लेकिन जो लड़का पक्ष के लोग होते थे वो क्या करते थे, इसकी डिमांड करने लगे और लड़की को क्या करने लगे, लड़की को हम मतलब टॉर्चर करने लगे। इसके वजह से जो लड़कियों को क्या होना, फांसी लगा लेती थी कोई लड़की या फिर कोई मर जाती थी, तो ये स्टार्ट होने लगा। इसीलिए बिहार में तो खास करके ये चीज़ का एक्ट आया है कि डॉरी प्रोहिबिशन, बिल्कुल डॉरी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है कि अब कोई भी दहेज ना देगा और ना लेगा। ये चीज़ कब आया, 1961 से ही है, लेकिन अब जाकर के इन्फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है।
यहाँ पे जो जुडिशरी सिस्टम इसको देख रही है। हमेशा आप अपने अगल बगल में भी देखोगे, किसी की शादी में अगर ऐसा हो रहा है, कोई दहेज दे रहा है, तो आप डायरेक्टली पुलिस को कंप्लेन कीजिए या फिर अपने फादर को बताइए कि पापा ऐसा हो रहा है या फिर मदर ऐसा हो रहा है। सो पहला हम लोग डॉरी सिस्टम को समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे द कमीशन ऑफ सती एक्ट। द कमीशन ऑफ सती एक्ट, इससे हम लोग ज़्यादा अवेयर तो नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी इसके बारे में एक कहानी ज़रूर सुने होंगे कि एक रानी सती दादी का जो कहानी है उसमें क्या होता था कि जो सती, यहाँ पे रानी सती दादी जो बताया गया, वो क्या थी, एक महिला थी जो कि अपने पति के लाश को लेकर के खुद भी जल गई थी। तो पहले क्या होता था, ये समझ लेते हैं 1987 में ये एक्ट आया। 1987 में ये एक्ट आया और ये कमीशन क्यों बना, क्योंकि एक्चुअली होता था क्या कि जब छोटी लड़कियों का शादी हो जाता था बहुत एजेड लड़कों से, तो वो लड़के बाद में जाकर के मतलब कुछ दिन बाद या फिर आफ्टर 10 ईयर्स वो मर जाते थे, तो उनके साथ उनकी बीवियों को भी जला दिया जाता था। तो ये है मतलब सती, उनको भी उस चिता में क्या कर दिया जाता था, सती करवा दिया जाता था। मतलब उनको भी उसी अपने पति के साथ ही क्या होना है, वहाँ पे ही उनको भी भस्म कर दिया जाता था, कहने का मतलब है। तो द कमीशन ऑफ द सती एक्ट, जो ये एक्ट है 1987 में इसको पास कर दिया गया था, लेकिन अब जाके काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो रहा है, ये इन्फोर्स हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग आज क्या पढ़े, आज हम क्या समझे कि जो दो लॉज जो पास हुए, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हुआ था जो कि 1961 में हुआ था, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, और दूसरा क्या था, द कमीशन ऑफ सती एक्ट 1987 में आया था। ऑलराइट, अब हम चलते हैं कि लॉज एंड डिसेंट, क्या कानून और डिसेंट का मतलब है कि तो अब हम देखते हैं कि लॉज और डिसेंट आए थे, तो क्या लाया गया था, कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। पहले कंस्ट्रक्टिव डिसेंट कैसे लोग अपने मतलब सरकार के खिलाफ कैसे आंदोलन स्टार्ट करते थे, क्या करते थे, उसके बारे में हम समझेंगे। इन दिस फॉर्म ऑफ द डिसेंट पीपल शो देयर डिसएग्रीमेंट इन अ पीसफुल मैनर। लोग क्या करते थे, आवाज़ उठाते थे, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, इन अ पीसफुल मैनर, मतलब एकदम शांति से। अगर कोई किसी भी इंसान को सरकार के कोई भी रूल से या फिर कोई नए लॉज से कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या करते थे, एकदम आराम से शांतिपूर्ण तरीके से वो क्या करेंगे, आंदोलन। एक हम लोग ने देखा था कि जो रेप केस होता है, तो उसमें जो गर्ल्स, जो वुमेन्स है, वो प्रोटेस्ट कैसे करती है, वो कैसे प्रोटेस्ट करती है, एकदम पीसफुल मैनर से वो खड़े होकर के जा कर के उनके सामने क्या करती है, लोगों के सामने वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, बताती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसके खिलाफ, हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेप। जो रेप केस हो रहा है इंडिया में, उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन अ पीसफुल मैनर। वो आराम से जाके रोड पे बहुत सारी औरतें जो है वो धरना दे देंगी, बैठ जाएंगी, कैंडल मार्च निकालेंगी। ये तो क्या है, एक शांति का प्रतीक है कि हम लोग आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग कोई भी ज़्यादा हल्ला गुल्ला या फिर तोड़ फाड़ नहीं कर रहे हैं। दूसरा है डिसकंस्ट्रक्टिव डिसेंट। पहला हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिसेंट पढ़ लिया, और डिसकंस्ट्रक्टिव डिसेंट का मतलब ही समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ फोड़, जो तबाही वाला जो चीज़ होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। तो डिस्ट्रक्टिव डिसेंट जो है, पीपल प्रोटेस्ट टू शो देयर डिसएग्रीमेंट टुवर्ड्स द लॉज विच आर नॉट फेवरेबल फॉर देम। ऐसे लॉज जो इनको पसंद नहीं है, अगर जैसे कि अभी कोई लॉज बनाए गए या फिर अगर बना दिया जाए कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अब 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ेंगे, तो बच्चे अगर इसका प्रोटेस्ट करेंगे, कोई भी कॉलेज में अगर ऐसा चीज़ लगा दिया कि 7 बजे से 12 बजे तक कोई बच्चा, कोई भी जो क्लास चलेगी वो 7 से 12 चलेगी, अगर इसके खिलाफ स्टूडेंट क्या एग्रेसिव है कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे कॉलेज में क्योंकि कॉलेज में तो सही पढ़ाई नहीं हो रही और 12 बजे तक हम लोग को बैठा के रखा जाएगा, तो इसके खिलाफ जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, वो एक डिस्ट्रक्टिव डिसेंट के थ्रू करेंगे। या फिर कोई लॉज बना दिया गया है, या जैसे सरकार क्या लेके आती है, अभी क्या लेके आया गया है, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जो लॉज आए गए,
तो अब इस लॉज पे अगर कोई भी कानून जैसे लगा रही है या फिर ना कश्मीर का मुद्दा उठा या कोई लॉज उठा, तो जो लोग इससे सहमत नहीं थे वो क्या किए, प्रोटेस्ट किए इससे डिस्ट्रक्टिव मैनर से, जैसे रोड को ब्लॉक कर दिया गया या फिर ना लोग तोड़फाड़ कर रहे हैं या फिर कोई आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक डिस्ट्रक्टिव है। इससे क्या होगा, सरकार को भी घाटा होगा और लोगों को भी, क्योंकि पब्लिक अगर रोड मतलब लोग जो है अगर रोड को ब्लॉक कर देंगे जो लोग हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोग को दिक्कतें होंगी, हम लोग दूसरे रोड से कैसे जाएंगे आएंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे पूरे, और सरकार को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हम लोग ये देख लेते हैं, लेजिस्टिमेसी ऑफ लॉज। हम लोग लेजिस्टिमेसी देखा, सच्चाई देखी किसकी, लॉज की, कानून की। हम लोग ने सच्चाई देखी कि कैसे कानून बनाया गया है, किस तरह से उसको चलाया गया है, हमने ये देखा। इनफैक्ट हमने ये भी देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक वैलिड और लेजिस्टिमेसी ऑफ द लॉ है, वो हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करा सकता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही। प्रोवाइड करा सकता है, क्या कर सकता है, प्रोवाइड वैलिडिटी और लेजिस्टिमेसी कर सकता है। उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो है अनजस्ट प्रैक्टिस से सफ़र कर रहे हैं, जस्ट लाइक कास्ट सिस्टम। हमने कास्ट सिस्टम के बारे में भी देखा और अनटचेबिलिटी भी देखा। कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी देखा हमने। उसके बाद हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉज पास किए हैं ताकि हम इंश्योर कर सके जस्टिस, सोशल एंड इक्वलिटी। वो एक्ट है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि 1961 में आया। द कमीशन ऑफ सती 1987 में आया। और हमने लॉज एंड डिसीजन देखा कि हम कैसे मतलब आंदोलन करते हैं, कैसे हम लॉज को समझते हैं, क्या करते हैं। हमने कंस्ट्रक्टिव डिसेंट देखा, हमने डिसकंस्ट्रक्टिव डिसेंट देखा। दोनों में हमने ये समझा, पहले जो कंस्ट्रक्टिव डिसेंट था उसमें हमने देखा कि हम एक पीसफुल मैनर से आंदोलन करते हैं। क्या करते हैं, पीसफुल मैनर से। पीसफुल मैनर होता है इसका। और डिसकंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, इसमें हम प्रोटेस्ट तो करते हैं, उसके बाद हम लोग एक डिस्ट्रक्टिव मासिव एक आंदोलन कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, वो पीसफुल नहीं होता है, वो वायलेंस क्रिएट करता है। तो अब इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।